हिस्सेदारी रखने वाले इस बैंक पर कार्रवाई करने के लिए रूस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बीच स्वीडन में धर्म ग्रंथ की कॉपियों को जलाने पर संग्राम छिड़ गया और इसके पीछे किसी बड़े गेम प्लान का शक जताया गया। नेटो से जुड़ने के मुद्दे पर पहले से ही उसका रूस के साथ विवाद चल रहा है और इसी दौरान इस घटना के बाद वहां के कई शहरों में हिंसा भड़क गई और इसी हिंसा से जुड़े कुछ वीडियो भी सामने आए। इनमें कई प्रदर्शनकारी आगजनी करते दिखे। ऐसी ही एक तस्वीर स्वीडन के ओरेब्रो शहर से भी सामने आई, जिसमें कुछ लोग पुलिस की गाड़ी की छत पर चढ़े नजर आए। इस दौरान उन्होंने डंडों से पुलिस की गाड़ियों पर अपना गुस्सा निकाला, जबकि नीचे खड़े लोगों ने वहां रखी दूसरी चीजों को अपना निशाना बनाया। इससे पहले इन प्रदर्शनकारियों ने वहां गाड़ियों और दूसरी कई चीजों को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से धुएं का काला गुबार वहां से उठता नजर आया। फिर पुलिस ने मोर्चा संभाला और उनको खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान हंगामा कर रहे कुछ लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। बताया गया कि इस हिंसा में 12 पुलिस वाले घायल हो गए, जबकि पुलिस की 4 गाड़ियों को भी लोगों ने जला दिया। और कहा जा रहा है कि स्वीडन में ये सब हार्डलाइन पार्टी की वजह से हुआ। आरोप है कि इस पार्टी ने बीते दिनों स्वीडन के कई शहरों में धर्म ग्रंथ की कॉपियां जलाने वाले कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके बाद यह खबर तेजी से बाकी शहरों में भी फैलती चली गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्वीडन के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी और लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। इसके बाद सऊदी अरब भी इस मामले में कूद पड़ा। इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई। प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल ने युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन का समर्थन किया। असल में ये दोनों एक खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के लिए हॉलैंड के द हेग शहर पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेन के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वहां आयोजित इस प्रतियोगिता में यूक्रेन समेत कई देशों के दिव्यांग सैनिक अपना हुनर दिखाने पहुंचे। इस मौके को खास बनाने के लिए प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी खिलाड़ियों के बीच नजर आए। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के लोगों का दर्द बयां किया, जिसके बाद जैसे ही प्रिंस हैरी मंच पर पहुंचे तो स्टेडियम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने यूक्रेन के कई खिलाड़ियों को गले लगाया और उनके साथ फोटो भी खिंचवाई। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन को हर तरह से मदद देने का भरोसा दिया। The world is united with you. इस बीच प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल वहां आए बच्चों के साथ मस्ती करते भी दिखे। और इसी के साथ रूस के विदेश मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बल्गेरिया के कई राजनयिकों को बर्खास्त भी कर दिया है। इनकी कोई गिनती नहीं बताई गई है, लेकिन ये कहा गया है कि रूस में मौजूद बल्गेरिया के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये भी कहा गया है कि उन सभी अधिकारियों को रूस छोड़ने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया है। ये जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय ने बल्गेरिया के राजदूत को बुलाकर दी। और बल्गेरिया और रूस के रिश्तों में तनाव पिछले करीब 3 साल से चल रहा है। 2019 में, 2020 में और फिर 2021 में बल्गेरिया ने रूस के राजनयिकों को हटाया था और उन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। लेकिन यूक्रेन से तनाव बढ़ने के बाद बल्गेरिया से रूस के रिश्ते और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। मार्च में बल्गेरिया ने रूस के 10 राजनयिकों को हटाया था। रूस ने उसी वक्त कहा था कि बेबुनियाद आरोप लगाकर उनके अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बल्गेरिया ने इसके बाद 1 अप्रैल को रूस के एक और बड़े अधिकारी को छुट्टी कर दी। अब रूस ने बल्गेरिया के अधिकारियों पर जो कार्रवाई की है, ये उसी का जवाब माना जा रहा है। इजरायल ने आयरन बीम नाम के अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम के टेस्ट पूरे करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। दावा है कि यह डिफेंस सिस्टम आसमान में उड़ते रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों को लेजर बीम मारकर ढेर कर सकता है। खुद इजरायल के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर अपने इस नए हथियार का वीडियो शेयर किया, जिसमें रेगिस्तान में आयरन बीम पूरी तैयारी के साथ खड़ा नजर आया। उसकी अग्नि परीक्षा लेने के लिए आसमान में एक रॉकेट लॉन्च किया गया। यहां रॉकेट छूटा और वहां आयरन बीम चौकन्ना हो गया। उसमें ऐसी हरकत होने लगी जिसे देखकर लगा मानो शिकारी को उसका शिकार दिख गया हो। आयरन बीम ने तुरंत आंखें चौंधिया देने वाली एक बेहद तेज लेजर लाइट रॉकेट पर छोड़ दी और देखते ही देखते रॉकेट के चिथड़े उड़ गए। इसके बाद एक मोटर का भी वही हश्र हुआ जैसा रॉकेट का हुआ था। मतलब सीन ऐसा जैसे सामने हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म चल रही हो। फिर एक ड्रोन ने बड़े ही स्टाइल से एंट्री मारी। हाई स्पीड में उसने टेक ऑफ तो किया, लेकिन जैसे ही आयरन बीम की नजर उस पर पड़ी, वो एक पल उड़ नहीं पाया और तुरंत भस्म हो गया। और इसी के साथ इजरायल ने आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम के सभी टेस्ट पूरे कर लिए, जो कि 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से पाइपलाइन में था। लेकिन इस बार उसका सफल टेस्ट करके इजरायल ने साबित कर दिया कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि आयरन बीम की तकनीक बेहद आधुनिक है। ये दुश्मन के हवा में उड़ते हथियार को इंटरसेप्ट करने के लिए तेज पावर की लेजर बीम का इस्तेमाल करता है। मोर्टार हो, एंटी टैंक मिसाइल हो, ड्रोन हो या फिर रॉकेट, आयरन बीम उन पर इतनी पैनी लेजर लाइट मारता है कि वो बेहद तेज गर्मी की वजह से सुलग उठते हैं और नष्ट हो जाते हैं।
इजरायल के प्रधानमंत्री का दावा है कि यह इस तरह का दुनिया का पहला एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके एक शॉट की लागत $3.5 यानी भारतीय रुपयों में महज 267 रुपए पड़ती, जो कि इसे बेहद किफायती बना देती है। जबकि इजरायल के पास जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसे काफी महंगा पड़ता है। उसके एक इंटरसेप्शन में इजरायल को $1.5 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 1 करोड़ 15 लाख के आसपास का खर्च आता है। और तो और आयरन बीम को ऑपरेट करना भी बेहद आसान है। इसी वजह से दुनिया भर में रक्षा विशेषज्ञ उसे बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने नए घातक हथियार का परीक्षण कर एक बार फिर विरोधियों को अपने तेवर दिखा दिए। हालांकि किम के गेम प्लान के तहत उत्तर कोरिया ने यह नहीं बताया कि किस मिसाइल का टेस्ट किया गया और किस जगह किया गया। लेकिन वहां की सरकारी न्यूज एजेंसी की ओर से इस टेस्ट की जो तस्वीरें जारी की गईं, उनमें समंदर के किनारे एक मोबाइल प्लेटफॉर्म से एक मिसाइल उड़ान भरती दिखाई दी, जिसके बाद वहां धुएं का गुबार भी उठता नजर आया और खुद किम इस टेस्ट की निगरानी करते दिखाई दिए। जबकि इसके लॉन्च होने के बाद उनके पास खड़े सेना के बड़े अधिकारी ताली बजाते नजर आए। दावा किया गया कि जिस नई मिसाइल का परीक्षण किया गया वो अपने साथ परमाणु हथियार लेकर उड़ान भर सकती है, जिसके टेस्ट को अपने विरोधियों पर दबाव बनाने के किम जोंग उन के गेम प्लान का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ये मिसाइल टेस्ट ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका की सेना दक्षिण कोरिया के साथ अभ्यास करने सोल पहुंची। और उनकी मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत से ठीक एक दिन पहले किम की निगरानी में उत्तर कोरिया ने जिस नई मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया वो लॉन्च होने के बाद आसमान में करीब 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई। और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिसाइल ने करीब 110 किलोमीटर की दूरी तय की। यही नहीं, इस दौरान उसकी अधिकतम रफ्तार आवाज से करीब 4 गुना यानी करीब 5000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का दावा किया गया। और कीव पर कब्जे की जंग के दौरान रूस के सैनिकों ने कीव की सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश की थी। इसी दौरान कीव के पास स्किबीन में रूसी फौज ने एक कोल्ड स्टोरेज को भी निशाना बनाया। स्किबीन में मौजूद न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह ने यह खास रिपोर्ट भेजी है। मैं इस वक्त स्किबीन में हूं, जहां कोल्ड स्टोरेज को रूस ने पूरी तरह से तबाह किया। रूस की सेना ने जो 64 किलोमीटर लंबा घेरा डाला था कीव पर कब्जा करने के लिए, तो घेरे के आसपास जितनी फैसिलिटी थी उन सबको बर्बाद और तबाह किया। ये जो फैसिलिटी है ये कोल्ड स्टोरेज है। यहाँ पर सब्जी, फल और मीट स्टोर करके रखा जाता था और इसकी सप्लाई होती थी यूक्रेन की सेना के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा इस कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी का इस्तेमाल आम नागरिकों को भी भेजने के लिए किया जाता था, लेकिन ज्यादातर जो यहाँ पर मीट का प्रोडक्ट था या फिर वेजिटेबल थी या फ्रूट्स थे, वो सीधे सेना के बैरक में सेना के मोर्चों पर सप्लाई किए जा रहे थे। क्योंकि तब तक जब तक रूस की सेना यहाँ घेरा डालने आई थी तब तक ये साफ हो चला था कि सेना के लिए लंबे वक्त के लिए खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई लंबी चल सकती है। और इसलिए इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में कई हजार टन फल और सब्जियां और साथ ही मीट प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखे गए थे, ताकि लंबे चलने वाले युद्ध के लिए अपनी सेना को सप्लाई कर सके यूक्रेन। लेकिन आप देखिए इतनी लंबी फैक्ट्री है और ये तो सिर्फ आपको सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा है। मैं इसके पीछे भी गया था, उस पीछे के हिस्से में भी सब कुछ जल गया है। अगर आप अंदर की तस्वीरें देखें अंदर की, तो उसमें कुछ भी आपको बचा हुआ दिखाई नहीं देगा। ये तभी से कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को बंद कर दिया गया है जब इसमें आग लगी थी। धुआंधार इस पर बमबारी हुई थी और यहाँ कुछ नहीं बचा है। रूफ सारी जितनी छतें हैं सब टूट के नीचे गिर गई हैं। आग ऐसी लगी थी, इसमें भीषण आग लगी थी कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है। और जो कुछ भी रखा था इसके पहले कि निकाल पाते यूक्रेन के लोग, तब तक सब कुछ तबाह हो गया था। देखिए एक ट्रक रखा हुआ है, उस ट्रक पर ये मीट लेके जाता था ट्रक। अगर आप देखिए तस्वीरें जो उस पर हैं, चिकन है और बाकी जो मीट यहाँ लोग खाते हैं उन सब की तस्वीरें यहाँ पर हैं। तो ये ट्रक अभी भी खड़ा है, ट्रक में भी पीछे से देखिए आग लगी हुई है और ट्रक भी अब किसी काम का नहीं है। तो ये जो फैसिलिटी थी पूरी तरह से यूक्रेन की सेना के लिए, जहां से वेजिटेबल, फ्रूट्स और मीट जाता था, रूस की सेना ने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज। रूस के विदेश मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बल्गेरिया के कई राजनयिकों को बर्खास्त कर दिया है। इनकी कोई गिनती नहीं बताई गई है, लेकिन यह कहा गया है कि रूस में मौजूद बल्गेरिया के कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह भी कहा गया कि उन सभी अधिकारियों को रूस छोड़ने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया। यह जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय ने बल्गेरिया के राजदूत को बुलाकर दी है। बल्गेरिया और रूस के रिश्तों में तनाव पिछले करीब 3 साल से चल रहा है।
2019 में, 2020 में और फिर 2021 में बल्गेरिया ने रूस के राजनयिकों को हटाया था और उन सभी पर जासूसी करने का आरोप लगाया था। लेकिन यूक्रेन से तनाव बढ़ने के बाद बल्गेरिया से रूस के रिश्ते और भी खराब हो गए। मार्च में बल्गेरिया ने रूस के 10 राजनयिकों को हटाया था। रूस ने उसी वक्त कहा था कि बेबुनियाद आरोप लगाकर उसके अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन बल्गेरिया ने इसके बाद 1 अप्रैल को रूस के एक और बड़े अधिकारी की छुट्टी कर दी। अब रूस ने बल्गेरिया के अधिकारियों पर जो कार्रवाई की है, ये उसी का जवाब मानी जा रही है। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूक्रेन से। अरुण, तो अब क्या होगा? देखिए, अब बल्गेरिया के जो राजनयिक थे मॉस्को में, उनको देश छोड़ना होगा और अपने वतन लौटना पड़ेगा। पिछले महीने से लेकर अब तक तनाव और ज्यादा बढ़ गया। देखिए, बल्गेरिया पहले बैलेंसिंग एक्ट कर रहा था नेटो और रूस के बीच में, लेकिन अब पिछले दिनों उसने खुल करके यूक्रेन में जो पुतिन ने हमला किया है उसकी आलोचना की थी। उसके बाद पुतिन नाराज हुए थे और उसके पहले बल्गेरिया ने 10 राजनयिकों को निकाल दिया था। उसके बाद एक अधिकारी को निकाला था, जिसके जवाब में मॉस्को ने लगभग सभी बल्गेरियन नागरिकों को देश छोड़कर जाने को कहा है। तो एक और देश से खनती हुई नजर आ रही पुतिन की। ज्यादातर यूरोपीय देश या अमेरिका जैसे देश जो समर्थक थे यूक्रेन का, उनके खिलाफ पुतिन है और अब बल्गेरिया भी शायद उनकी लिस्ट में शामिल हो गया है। शुक्रिया अरुण आपका। बड़ी खबर आ रही है, तुर्की ने इराक में सर्जिकल स्ट्राइक की है। तुर्की ने वहां छिपे कुर्द विद्रोहियों के ठिकानों पर आसमान और जमीन 2 मोर्चों से हमला किया। अपने ऑपरेशन के सफल होने का दावा किया। तुर्की कुर्द विद्रोहियों को आतंकवादी मानता है। उसने उनके संगठन पीकेके को आतंकवादी संगठन भी घोषित किया हुआ है। इसलिए तुर्की ने उनका सुपड़ा साफ करने के लिए उत्तरी इराक से हमला बोल दिया है। अरुण सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ कीव से। अरुण जी किशोर, यूक्रेन रूस युद्ध के बीच तुर्की ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की कह रहा है कि कुर्द लड़ाकों के सफाई के लिए उसने अभियान शुरू किया है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने तुर्की की नाक में दम कर रखा है। इसके लिए तुर्की ने अपनी एयरफोर्स को, अपनी आर्मी दोनों को मोर्चे पर उतार दिया है और तुर्की कह रहा है कि इस बार आखिरी कुर्द लड़ाके या आखिरी आतंकवादी के सफाई तक ये अभियान चलता रहेगा, क्योंकि इन लड़ाकों ने तुर्की को बहुत परेशान किया है और अब तुर्की किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करने जा रहा। यानी तुर्की ने अपने पड़ोसी देश इराक में घुसकर पीकेके के कुर्द विद्रोहियों पर धावा बोल दिया। उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों का अड्डा है, जिन्होंने बीते लगभग 4 दशकों से तुर्की में आतंकी हमले कर उसका जीना दुश्वार किया हुआ है। इस बार भी तुर्की ने दावा किया कि इराक में बैठकर कुर्द लड़ाके तुर्की में बहुत बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। ऐसे में इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, तुर्की ने ही उन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जिसके जारी किए गए वीडियो में एक के बाद एक इतने लड़ाकू विमान आसमान में उड़े कि नीचे जमीन थर थर कांपने लगी, क्योंकि फाइटर जेट ने निशाना लगा लगाकर इतनी मिसाइलें दागी कि उत्तरी इराक के एक अज्ञात इलाके में कुर्द लड़ाकों के ठिकाने खाक होते नजर आए। बताया गया कि तुर्की ने उनके हथियारों के गोदामों को भी मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद तुर्की के दर्जनों कमांडो भी कुर्द विद्रोहियों का शिकार करने के लिए हेलीकॉप्टरों में सवार होते दिखे और फिर इराक की जमीन पर उतर गए। मतलब तुर्की के सुरक्षा बल ने कुर्द लड़ाकों को उनके घर में घुसकर मारा। इतना ही नहीं, कुर्द लड़ाकों को निशाना बनाने के लिए जमकर तोपें भी चलाई गईं। तुर्की ने अपने इस टॉप सीक्रेट ऑपरेशन को रात के अंधेरे में बहुत ही चुपके से अंजाम दिया, ताकि कुर्द लड़ाकों को सामने से आ रही अपनी मौत की भनक तक न लगे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब तुर्की ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ इराक में ऑपरेशन चलाया हो। कुर्द लड़ाकों का हेडक्वार्टर उत्तरी इराक के कंदील पहाड़ियों पर है और पास में बॉर्डर के दूसरी तरफ ही तुर्की है। उत्तरी इराक में अपने ठिकानों से कुर्द विद्रोही तुर्की पर हमले करते रहते हैं, इसलिए तुर्की ने कई दशकों से इराक में उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। असल में पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की के कुर्द लड़ाकों का एक संगठन है, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। ये संगठन ऐसा नासूर है जिसने बीते करीब 40 साल से तुर्की को खून के आंसू रुलाए हुए। शुरुआत में तो पीकेके सिर्फ दक्षिण पूर्वी तुर्की तक ही सिमटा हुआ था, लेकिन वहीं भारी तादाद में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं। लेकिन 1984 आते आते पीकेके के कुर्द विद्रोहियों ने तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियार ही उठा ली, अपनी इस मांग को पूरा करने के लिए कि उन्हें तुर्की के अंदर ही अपना एक अलग आज़ाद इलाका चाहिए, अपने अधिकार चाहिए। उस मांग के लिए कुर्द लड़ाके आज तक लड़ रहे हैं, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन और अमेरिका समेत कई देशों ने पीकेके को आतंकी संगठन भी घोषित किया हुआ है।
और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी सेना का बड़ा हमले में रूस के कई टैंक तबाह कर दिए गए हैं। कहा जा रहा है रूस के कई सारे टैंक तबाह कर दिए गए हैं और 55 दिनों से जंग लगातार जारी है। तस्वीरें एक के बाद एक कई सारी सामने आ रही हैं और देखिए किस तरीके से ये रूसी टैंक तबाह किए गए हैं। इनको चिन्हित कर करके यूक्रेनी सेना ढूंढ कर नष्ट कर रही है, तबाह कर रही है, ताकि किसी भी तरीके से कोई नुकसान ये रूसी टैंक ना पहुंचा पाए यूक्रेन के शहरों को। और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। देखिए ड्रोन के जरिए शूट की गई हैं ये तस्वीरें और कैसे यूक्रेन के सैनिक लगातार डटे हुए, मुंहतोड़ जवाब उनकी ओर से भी दिया जा रहा है, क्योंकि रूस अब लगातार हावी होता जा रहा है यूक्रेन के ऊपर। और उस बीच बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के मारिउपोल से। वहां पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं, जिससे कई रिहायशी बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। यूक्रेन का दावा है कि मारिउपोल में अभी भी 1000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जो रूस के हमलों से बचकर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन रूस की फौज उन्हें भी अपने निशाने पर ले रही है, जिसके बाद वहां के लोगों ने दुनिया के तमाम नेताओं से मदद की अब अपील कर दी है। वहीं रूसी हमले की वजह से मारिउपोल में जबरदस्त तबाही देखने को मिली और यूक्रेन ने यह आरोप लगाया कि रूसी फौजियों ने जानबूझकर यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया, ताकि वहां रूस की दहशत बढ़ाई जा सके, जिसके लिए उन लोगों ने मारिउपोल की रिहायशी बस्तियों में इतने बम बरसाए कि उनकी सूरत बिगड़ गई। चारों तरफ टूटी इमारतें और मलबे के ढेर के अलावा कुछ नजर नहीं आया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने वहां से जान बचाकर भागने वाले लोगों पर फायरिंग भी की। Вот они получили эту квартиру. Я говорю, Андрюша, куда вы идете? Говорит, мне дороже дети. रूस की मिसाइलों ने लोगों के घरों को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद कुछ तो सड़कों पर खाना बनाते दिखाई दिए। साथ ही जरूरत का सामान खरीदने निकले लोगों को रोककर सैनिकों ने उनकी तलाशी भी ली। हालांकि रूस की फौज से टक्कर लेने में यूक्रेन भी पीछे नहीं है। मारिउपोल में तैनात यूक्रेन की स्पेशल फोर्स अजोव के कुछ सिपाही नजर आए, जो रूसी सैनिकों के ठिकानों की तलाशी में जुटे हुए दिखाई दिए और उसके बाद उन्हें जैसे ही दुश्मन की आहट मिली, उन लोगों ने वहां पर ग्रेनेड की मदद से कई धमाके भी किए।